कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अगर आपको बोला जा रहा है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कॉम्प्रोमाइज़ का मेन मीनिंग है लाइक आपको स्टे करना है किसी के साथ, ठीक है? डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो जो डिमांड करते हैं उनके साथ जाकर के नाइट स्टे करना ही करना है, तब जाकर के आपको इस फ़ील्ड में काम मिलता है। 99% काम आपको तभी मिलेगा जब इस फ़ील्ड में जाकर के आप किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ स्टे करोगे। रूम बुक किया, रूम बुक करके मैं वहाँ रुकी। उसी टाइम मतलब रात को मैं 8:30 बजे पहुँच गई थी और 11:30 बजे के करीब डायरेक्टर का कॉल आता है, श्वेता मैं ना आपके पास आ रहा हूँ और आकर के ना मेरे को क्लोथ्स दिखाना, आप कपड़े क्या-क्या लेकर के आए हो कल शूट के लिए। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, मेरे को लगा सिर्फ़ कपड़े देखने आए और मुझे उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था 1% भी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उनकी ये लाइन थी, श्वेता ऐसे थोड़ा होता है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मैंने कहा सर फिर? कह रहे आपको पता नहीं है इस फ़ील्ड में क्या होता है? मैंने कहा मतलब आप बताओ ना खुल के क्या होता है? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा आज, तब जाकर के कल मैं आपको शूट करवाऊँगा, अदरवाइज़ मैं शूट नहीं करवाऊँगा आपको। मैंने कहा सोना पड़ेगा मतलब प्रॉपर मैंने उनसे पूछा सोने एक होता है नॉर्मल चलो ठीक है एक साइड पे आप बैठे हो या सो रहे हो, समझ आता है। उनका मतलब था कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू सेट मी, रात को रुकना पड़ेगा और सेट पड़ेगा तब जाकर के कल मैं आपको शूट दूँगा। तो 8:30 बजे मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर आप आ नहीं रहे हो, मतलब इस शूट के लिए जाना है, लेट हो जाएँगे, आपने तो बोला था कॉल टाइम 9 बजे का है लास्ट। तो कहने लगे श्वेता आ रहा हूँ, आप वेट करो मैं आ रहा हूँ। करते-करते उस बंदे ने कम से कम 10 बजा दिए मेरे पास आते-आते, जानबूझ के। क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी तरह 10 बजे, 11 बजे अगर वो मेरे को शूट पे लेके जाएँगे, पहुँचते-पहुँचते लोकेशन पे 12 बज गए। और रात को जानबूझ के उस शूट को डिले कर रहे हैं, लेट पे लेट करते जा रहे थे, ताकि ये रात तक रुके और रात तक रुकेगी तभी तो हम कुछ कर पाएँगे इसके साथ, वो वाला सीन था उनके साइड। मतलब मैं वहाँ पे लिटरली मेरी आँखों से आँसू निकलने स्टार्ट हो गए थे कि मेरे को घर जाने दो, मेरे को नहीं करना, कोई बात नहीं, अब गाना मत रिलीज़ करो। शूट में शिमला के अंदर शूट था, प्रोड्यूसर ने चलते शूट के अंदर मुझे पहले पानी के अंदर कुछ मिला कर के दिया था। कुछ ड्रिंक बनाई थी उन्होंने, जबकि मैंने कहा चलो जानकार है, जानकार में तो बंदा सोचता है ना कि ठीक है इस लाइन में नोन के लोग हैं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जब चक्कर आने शुरू हुए वो मेरे को हाथ पकड़ कर रूम तक ले गए। रूम तक लेके हाँ, होश पूरा था कि हाँ, कुछ होने वाला है आपके साथ, आप जा रहे हो उसके साथ रूम में एंड कुछ ना कुछ गलत आपके साथ होने वाला है। और जब ये चीज़ क्रिएट हो रही थी मेरे साथ, मतलब उन्होंने मेरे को टच करना शुरू कर दिया। टच करते-करते वो गलत प्राइवेट पार्ट पे टच करना जैसे ही उन्होंने शुरू किया, तो उस टाइम मैंने उन्हें स्टॉप कर दिया, उनका हाथ पकड़ लिया था कस के, चाहे मैं होश में नहीं थी बट इतना पता था कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, राधे-राधे सभी को। नारी की आवाज़ चैनल में आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारा न्यू चैनल है, इसके अंदर मैं अपनी आज जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मेरी बचपन से लेके अब तक की जर्नी है, उसको मैं शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम श्वेता खन्ना है। मैं एरोबिक्स, ज़ुम्बा एंड योगा ट्रेनर हूँ। इसके साथ-साथ मैं इवेंट एंकरिंग भी कर रही हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, मॉडल भी हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ। हरियाणवी इंडस्ट्री में भी मैं काम कर रही हूँ और पंजाबी इंडस्ट्री में भी मैं काम कर रही हूँ इस टाइम। बट मेरी लाइफ़ के कुछ स्ट्रगल हैं जो मेरे बचपन से चलते हैं, मैं उसको आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना बचपन भी बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से किस जगह से पैदा हुई हूँ। मेरा जो बोर्न है, मैं कैथल हरियाणा की रहने वाली हूँ। बेसिकली मेरा जन्म वहीं पे हुआ था और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरी जर्नी का फर्स्ट कदम जब मेरी मतलब जब मैं पैदा हुई थी, तो उसके बाद की जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अ, मेरे पापा एक बिज़नेसमैन थे, जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के बिज़नेसमैन होते हैं, उनमें आते थे। लेकिन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में स्ट्रगल बढ़ते गए और अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, जो मैं आपके साथ आज बताऊँगी, आपको शेयर करूँगी अपनी सारी जर्नी। मेरा जो जन्म है कैथल में हुआ था और मेरे पापा बिज़नेसमैन थे। मेरी मम्मी असम से आई थी लाइक शादी होकर के जब आई थी वो असम में एक डॉक्टर की बेटी है, वो भी बिज़नेसमैन थे काफ़ी तगड़े। तो दोनों ही समझो तो रिच फैमिली से थे और हम लोग 4 सिस्टर, 1 भाई है मेरा इस टाइम और उसके बाद जो मेरी जर्नी है, मेरे पापा जो थे वो पीने-खाने वाले होते हैं ना लाइक समझ सकते हो जैसे पीने वाले इंसान थे। बिज़नेसमैन के साथ-साथ कई बार गलत लत लग जाती है, उन्हें कुछ गलत लत लगी थी, खाने-पीने की, दोस्तों के बीच में रहने की, अपना टाइम सारा दोस्तों के बीच में रहना, तो वो इतना ध्यान ना फैमिली पे नहीं देते थे। और साथ ही साथ मेरी मदर थी, मदर भी मतलब ये है कि जैसे पापा थे तो थोड़ा ये होता है कि इंक्लूड हो जाना उनके साथ, वो भी उन्हीं के साथ इंक्लूड थी।
धीरे-धीरे करते-करते लाइक जितना फैमिली बिज़नेस था ना हमारा, वो बिल्कुल ही ठप होता चला गया क्योंकि गलत लत जब पड़ जाती है इंसान को तो आप समझ सकते हो कि लाइक मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आगे भी अच्छे से बढ़ पाओगे। तो मेरे पापा को गलत लत लग गई थी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चलती गई हम चारों सिस्टर की लाइफ में, ये नहीं सिर्फ अकेली मेरी लाइफ में। तो जब उनका बिज़नेस ठप हो गया, उसके बाद धीरे-धीरे हम समझो तो लाइक खाने तक के लिए तरस गए थे कि लाइक कैसे खाना मतलब हमें खाना किसी टाइम मिलता था, किसी टाइम खाना भी नहीं मिलता था। तो बहुत प्रॉब्लम से हमारी लाइफ निकल रही थी। मैं 5th क्लास में थी तो कुछ टाइम के लिए मेरी फैमिली में जैसे मेरे दादी वगैरह थे, उन्होंने मुझे अपने पास रखा कुछ टाइम के लिए। 9th क्लास तक मैं अपनी दादी के पास रही बट दादी ने भी फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया। 10th क्लास में मैं अपने पेरेंट्स के पास आई, मम्मी-पापा के पास रहने। तो बट माहौल वही था। उस माहौल में मैं अपने आप को ढाल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि ना स्टडी हो पा रही थी प्रॉपर तरीके से, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एट द एंड फिर हमने अपनी फैमिली के अंदर ये देखा कि मेरी तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, सिस्टर भी बिल्कुल ही मतलब जिसको ये लगा लो कि सिस्टर की भी स्टडी नहीं हो रही थी, ब्रदर मेरा खैर बाद में हुआ था, सबसे छोटा वो ही है। तो हमने मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है इस चीज़ को बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन ताकि आगे आने वाले टाइम में जो गर्ल्स हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले। और हमारे इस चैनल का पर्पस भी यही है कि ताकि एक लेडीज़ कोई भी लेडी अगर इस स्ट्रगल से निकल रही है, तो उनको एक मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। उसके कुछ टाइम के बाद जब मैं मम्मी के पास आई तो मेरी मासी ने उन्हें बोला, मेरी खुद की मासी ने बोला कि क्यों ना इसकी शादी कर दें। मैं 14 साल की थी उस टाइम। तो मेरी मासी ने बोला कि क्यों ना इसकी शादी कर दे, तू लड़कियों को ले लेके कहाँ घूमेंगी? अब एक लड़की 10th क्लास में 14 साल की उम्र में शादी के लिए कोई कैसे बोल सकता है? आप समझ सकते हो कि अभी जिस उस टाइम उस एज में शायद मुझे कोई समझ नहीं थी, बचपना इतना ज़्यादा था। आप उस चीज़ को समझ सकते हो 14 इयर्स में शादी आप कैसे कर सकते हो? फिर भी कैसे ना कैसे करके मेरी मासी ने मेरी एंगेजमेंट करवा दी थी उस टाइम। मतलब एंगेजमेंट तक बात करवाई लेकिन मैं उस एंगेजमेंट को तोड़ करके शायद भाग गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस छोटी एज के अंदर कैसे मैं उस चीज़ को हैंडल करती? बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पूरे फैमिली में माहौल ऐसा हो गया था कि पापा है तो पापा ध्यान ही नहीं देते थे इस चीज़ पे कि लाइक मेरी लड़की है, उसको मैं मतलब इस किस जंजाल में डाल रहा हूँ 14 साल की उम्र में। पहले हम जैसे लोगों को शायद समझ नहीं होती थी, आजकल तो चलो एटमॉस्फेयर ही अलग है। आजकल तो 12-13 साल के बच्चों को सारी समझ है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू सबको समझ है, लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं भाग गई थी वहाँ से। ये रियलिटी है कि मैं भाग चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होके भागी हूँ वहाँ से कि मुझे शादी तो अभी करनी नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना था। बट सिचुएशन मेरे पेरेंट्स ने सबने मतलब मेरी मासी ने जो की सिचुएशन क्रिएट, तो मेरी फैमिली को भी लगा कि हाँ, हम लड़कियाँ लेके कहाँ-कहाँ घूमेंगे, करते हैं इसकी शादी। फिर जब मैं भाग गई, पापा ने भी मेरे को बहुत मारा कि तू कैसे भाग सकती है? तेरे को करनी पड़ेगी शादी, हम तेरे को कहाँ ले लेके घूमेंगे? बट आप समझ सकते हो कि 14 साल की उम्र में शादी करना, ये तो बहुत ही गलत डिसीज़न है। एक बच्चे के लिए, मैं बच्चा ही थी उस टाइम, समझ नहीं होती है, कुछ भी नहीं पता होता है। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी मुझे लेकर के, क्योंकि जो इंसान पढ़ने वाला हो और मैं बचपन से डांस की क्रेज़ी भी थी, टैलेंट था, बट मैं उसको आगे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो जब एंगेजमेंट हुई, भाग गई, तो इस चीज़ को लेकर के सारों ने मुद्दा बना दिया कि लड़की भाग गई, लड़की के अंदर खोट है, तो ये भाग गई है, ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इसके अंदर खोट है। घूम फिर कर के बात किसके ऊपर आती है? लड़कियों के ऊपर, कि मेरे ऊपर ये बात आई कि इसके अंदर खोट होगा, इसका कुछ अफ़ेयर चल रहा होगा, तो ये भाग गई। पर ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरे को तो अफ़ेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है। जब भागी, जब ये बातें क्रिएट हुई तो मैं थोड़ा डिप्रेस भी हुई कि मेरे को तो यार इन सब चीज़ों का पता ही नहीं और ये लोग कह रहे हैं कि शायद अफ़ेयर होगा। फिर उसके बाद मम्मी-पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं तू कर, हम तेरे को कहाँ ले लेके घूमें। बट मैंने मना कर दिया और उसके कुछ टाइम के बाद फिर उन्होंने किसी भी तरह मेरे को अपने पास रखा, मम्मी-पापा ने कि चलो ठीक है, नहीं करना चाह रही तो उसको रखते हैं किसी तरह। अपने पास रखा। फिर उसके कुछ टाइम के बाद ये सीन क्रिएट हुआ, पापा कैंसर के पेशेंट हो गए। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, डॉक्टर ने उन्हें लास्ट स्टेज बोल दी कि ये मतलब ज़्यादा टाइम रहेंगे नहीं। और वो सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। जब ये चीज़ बोली, मम्मी को लगा कि मेरे होते पापा को लगा कि मेरे होते शादी कर दो इसकी। तो मैं 17 साल की थी।
जब मेरी शादी कर दी थी। पर वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को उस टाइम मैं मना कर ही नहीं पाई और मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। और जब मेरी 17 साल में शादी हो गई, फिर उसके बाद शादी के बाद आपको पता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको मैनेज करना ही पड़ता है। और मैं ना अपने कुछ भी नहीं, मेरी जो स्टडी अंडर अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं, कर नहीं पाई थी आगे जो मैं करना चाह रही थी, कुछ भी नहीं कर पाई। क्योंकि लड़की हूँ ना, लड़की को तो मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। और आज के टाइम में तो ख़ैर लड़कियाँ एडवांस ही लेवल पे जा रही हैं, उनका एक अलग सिस्टम है। बट हम जो थोड़े से पहले टाइम की लड़कियाँ, हम लोग सारी चीज़ मैनेज करके चलती हैं। जो मेरा क्रेज़ था, मॉडलिंग का क्रेज़ था, वो रह गया, ठीक है? पढ़ाई का क्रेज़ था, वो रह गया। किसी भी टाइप का आप क्रेज़ लगा लो, मैं पूरा नहीं कर पाई। मतलब मुझे शौक था कि लाइक मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ, कुछ कर सकूँ, बट मैं नहीं कर पाई। फिर जब शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों की, बच्चे हो गए मेरे। आई हैव मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे इस टाइम, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सिर पर है इस टाइम। और जब बच्चे हो जाते हैं, आपको पता है बच्चे होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाते। आप कैसे करोगे? जब बच्चे हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर हम फैमिली नहीं देखते तो दिक्कत, फैमिली देखें तो दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत होती है। अब 2 बच्चे होने के बाद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। फिर भी मैंने किसी तरह, और मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया था बच्चे होने के बाद, ये लगा लो 103 किलो। मैं आई ऐसे थी इस टाइप से 65 केजी की, 65 किलो की आई थी। और उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया, स्वेलिंग की वज़ह से बॉडी में स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आ गई थी, इतनी ज़्यादा आ गई थी कि 103 किलो मेरा वेट हो गया था। जब मेरा वेट 103 किलो हुआ, तो फैमिली में भी इग्नोरेंस शुरू हो गई। सम टाइम होता है ना कि ये इतनी मोटी हो गई है और इसको कौन पूछेगा? सबने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और मैं टेंशन में उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं कैसे हैंडल करूँगी। पहले 2-2 बच्चे हो गए, ठीक है? उसके बाद मैं इतनी मोटी हो गई कि मेरे को कोई देखना ही नहीं चाह रहा। और मॉडलिंग का तो भूल ही जाओ कि लाइक मैं मॉडलिंग कर पाती उसके बाद, ना मॉडलिंग, ना डांसिंग। जो डांस मैं बचपन से करती आ रही थी, वो डांस तो मैं भूल ही गई कि मैं शायद अब कुछ कर पाऊँगी। दिन-रात बैठ के रोने वाला सीन शुरू हो गया मेरे साथ, इतना ज़्यादा मैं रोती थी कि मैं शायद अपना, मतलब कई बार वॉशरूम में जाकर के मैं हाथ में ब्लेड लेकर के बैठ जाती थी कि मैं अपने आप को मार दूँ। धीरे-धीरे करते-करते बट मेरी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। मोटिवेट कैसे किया? मैं आँखें बंद करके बैठ जाती थी और ऑलवेज़ एक प्रेयर करती थी, हे भगवान, मैंने मतलब ऐसा क्या किया है कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में कैसे आ गई? दिन-रात मैं रोना, और डिप्रेशन से मैं निकल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, ये चीज़ गलत है, मेरे पास 2-2 बच्चे हैं, मरना सॉल्यूशन नहीं है, इनको कौन देखेगा? मैं बस उस चीज़ को सोच-सोच के ना यहाँ तक किसी तरह अपने आप को लेकर के आई, नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने आप को मारना नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल ही खत्म हो जाएँगे। अगर मुझे कुछ होता है, तो बच्चे खत्म हो जाएँगे मेरी वज़ह से। धीरे-धीरे करके मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मोटिवेट करके सोचा कि पहले मैं अपना वज़न कम करूँगी। कंटिन्यू डेली बेस पे मैंने अपनी डाइट को सेट किया, डाइट सेट करके अपने वज़न को कम किया, वज़न कम करके मैं अपना वेट पहले जैसे लेकर के आई। और जो लोग मुझे नहीं पूछते थे, वो दोबारा से पूछना भी स्टार्ट कर दिया कि हाँ, स्लिम ट्रिम हो गई है, अच्छी हो गई है देखने में, तो उन्होंने मेरे को पूछना भी स्टार्ट कर दिया। और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, अपने आप को मोटिवेट किया। फिर उसके बाद जब घर में इग्नोरेंस थी, उन लोगों ने भी पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये तो भाई धीरे-धीरे अच्छी होती जा रही है। कहते हैं ना, जब इंसान थोड़ा-सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पहले तो वैसे तो घर के लोग डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन जब बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, ये स्लिम ट्रिम हो गई, तो सबने पूछना भी स्टार्ट कर दिया, कितना फ़र्क होता है इन सब चीज़ों का। मैंने किसी तरह अपने आप को मोटिवेट करके अपना वेट कम किया। वेट कम करके जो मेरा स्पीकिंग कोर्स था लाइक इंग्लिश का, उसको करने की कोशिश की कि मैं अब आगे बढ़ूँगी, किसी भी तरह। चाहे कोई कुछ भी बोले, घर में चाहे कुछ भी बोले, मेरे को आगे बढ़ना है। बस वो कोशिश मेरी, टच वुड, कान्हा जी की कृपा से वो अब जा कर के, मतलब ये लगा लो 14 साल हो गए हैं। 14 साल के बाद अब थोड़ी सक्सेस होना मैं शुरू हुई हूँ। और फिर मैंने स्पीकिंग कोर्स किया, उसके बाद मैंने एरोबिक ज़ुम्बा का कोर्स किया। घर से परमिशन थोड़ी-थोड़ी थी, प्रॉपर कोई परमिशन नहीं थी मुझे उस टाइम। हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं मिली थी कि मेरे को ये काम करना है। थोड़ा-सा घर से भी मेरे को ये था, कहते हैं ना, एक लेडी जब घर से बाहर निकलने लगती है तो सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। मुझे घर पे मना किया गया था कि आप नहीं करोगे।
आपने कुछ नहीं करना, ना आपको स्पीकिंग कोर्स करने की ज़रूरत है, ना आपको ज़ुम्बा का कोर्स करने की ज़रूरत है। मतलब पार्लर तक का कोर्स के लिए स्टार्टिंग में परमिशन नहीं मिली थी। बट धीरे-धीरे जैसे मैंने अपने आप को फ़िटनेस में लाई, फ़िटनेस में लाने के बाद जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे किसी तरह मेरे को थोड़ी-सी परमिशन मिली कि ठीक है, आप डांसिंग का काम नहीं करोगे, आप जा कर के ना सीधा पार्लर का कोर्स करो। मैं निकली अपने घर से पार्लर के कोर्स के लिए थी, जबकि वो मेरा क्रेज़ नहीं था, मुझे नहीं करना था। फिर भी मैं निकली कि चलो किसी तरह मेरे को बाहर निकलने की परमिशन मिली है। जब मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन मिली ना, तो सबसे पहले मैंने जाके पार्लर के कोर्स में मुझे 60,000 मिले थे उस टाइम कि ठीक है आपको 60,000 मैं देता हूँ, आप जाके कोर्स पूरा करो, मैं बिज़नेस खोल दूँगा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला। बट मेरा क्रेज़ कुछ और था क्योंकि जो चीज़ मैं पहले छोड़ आई थी ना, मुझे जो करना था, तो वो मैं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पे करना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे आर्टिस्ट का काम करना है, मुझे डांस का काम करना है, जो मेरे अंदर का पैशन था। ज़बरदस्ती मतलब जब मैं पार्लर जाती थी, मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है मैंने गलत भी किया है इस चीज़ को क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट में मुझे बाहर भेजा था कि तुम 60,000 पे लेके जा रहे हो तो तुम्हें पार्लर का कोर्स करना है। बट उसमें से मैंने 30,000 पार्लर के कोर्स में लगा दिया था स्टार्टिंग और उसके बाद 30,000 जो 30,000 थे उसको मैंने एरोबिक्स के कोर्स में लगा दिया था कि ठीक है मेरे को ना अभी एरोबिक्स का कोर्स करना है, मेरे को शौक था डांस का। फ़िटनेस का शौक था कि इसी बहाने मैं फ़िट भी रहूँगी और सबको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी सिखाऊँगी। बस इस पर्पज़ से मैंने वो कोर्स डन कर दिया और वो कोर्स करने के बाद मैंने एक जिम को जॉइन किया। जिम को जॉइन करने के बाद मैंने वहाँ से जो मेरी सैलरी आई ना मंथली सैलरी, मैंने अपने घर पे जाके शो करी कि ये मेरी मंथली सैलरी है। तो मुझसे पूछा गया कि ये मंथली सैलरी कहाँ से आई? अभी तो आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ पार्लर का। फिर मैंने बताया कि मैंने जिम जॉइन किया है, वहाँ पे मैंने क्लासेस देनी स्टार्ट करी है। तो पहले तो एक बार के लिए ये हो गया कि फ़िटनेस लाइन में आपको जाने की परमिशन किसने दी है? स्टार्टिंग में शायद हम जैसी लड़कियों के साथ होता है ये, फैमिली की परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि पार्लर का कोर्स सेफली यू कैन डू कर सकते हो। बट जो फ़िटनेस का है उसमें भी कुछ ना कुछ क्योंकि जिम में इतने सारे बॉयज़ आते हैं, गर्ल्स आते हैं, जो कि सोच है हमारे पहले के लोगों की कि भई वहाँ पे जाएगी तो लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाएगी, माहौल खराब होता है। तो इस वजह से मेरे को घर पे बहुत डाँट भी पड़ी, 1-2 बार थप्पड़ भी खाए हैं मैंने, बड़ी बात नहीं है, खाने पड़े मजबूरी में क्योंकि बिना बताए मैंने ये सारी चीज़ें की थी। फिर उसके बाद ठीक है, अब हो गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब कर रहे हो अब क्या ही बोले, जब मानना ही नहीं है बात क्योंकि मैं थोड़ी-सी ज़िद्दी टाइप की हो चुकी थी ये सारी सिचुएशन देख कर के, तो मुझे परमिशन मिल गई ठीक है अब क्लासेस देना स्टार्ट कर दो। मैंने क्लासेस देना स्टार्ट कर दी, क्लासेस देनी स्टार्ट करी धीरे-धीरे मैं क्लासेस देते-देते इतना बिल्ट हो गई कि मुझे काफ़ी जगह से क्लासेस के ऑफ़र्स आने लगे। क्लासेस के ऑफ़र्स आए और ट्रेनर लाइन में मुझे चलते-चलते फिर अब इस टाइम 13-14 साल हो गए। 14 इयर्स 14 साल कम नहीं होता और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे हर जगह से क्लासेस के लिए कॉल आने लगे और मैंने खूब क्लासेस भी दी और फिर धीरे-धीरे घर से भी मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया क्लासेस के लिए। बट 2020 में 2020 में मुझे मॉडलिंग के ऑफ़र आने स्टार्ट हुए खुद से। ना मैंने कहीं अप्लाई किया था, ना ही कुछ किया था। बट मुझे मॉडलिंग के ऑफ़र आने स्टार्ट हुए 2020 में। कोरोना चल रहा था, सारे खाली बैठे थे, मैं भी उस टाइम खाली थी। तो 2020 में जो ऑफ़र्स आए ना, वो मॉडलिंग के थे, गाने के शूट को लेकर के। तो उसमें मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस है। जितने एक्सपीरियंस रहे वो तो बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस रहे थे क्योंकि मॉडलिंग लाइन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ जाकर के मेरे साथ क्या होगा। वो सबसे बैड एक्सपीरियंस था मेरा। अभी तक तो जो जर्नी चल रही है किसी तरह हैंडल होती गई, करते गए, ठीक है। मार भी खाई, सब कुछ हुआ, शादी भी जल्दी, सब चीज़ हुई। बट जो मॉडलिंग लाइन के अंदर जब मैंने एंटर किया, वो तो ज़िंदगी के सबसे बैड एक्सपीरियंस थे मेरे। मेरे को बड़ा शौक था कि चलो ठीक है मॉडलिंग है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है इस लाइन का, तो मैंने एंटर कर दिया उस लाइन के अंदर। जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ मुझे लुधियाना मेरा फर्स्ट शूट था। उस शूट में मुझे बुलाया गया था ऐसे कि आपके साथ ना हम शूट करना चाहते हैं, गाना शूट करना चाहते हैं। उन्होंने गाना मुझे भेजा, उस गाने को मैंने डन किया, ये अच्छा सॉन्ग है, तो चली जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ जाकर के क्या सीन क्रिएट होने वाला है मेरे साथ। मैंने बैग पैक किया और घर पे शोर मचा दिया कि मेरे को तो गाने का ऑफर आया, मैं गाना करने जा रही हूँ। बहुत खुश कि ठीक है मैं अब वायरल हो जाऊँ। मतलब इतनी खुश थी ना कि ठीक है अब मेरे ड्रीम पूरे होने वाले। ये चीज़ मैं उन लड़कियों को बताना चाहूँगी जो नई-नई इस फ़ील्ड में उतरने वाली है ना मॉडलिंग के लिए, जिनको लगता है मॉडलिंग फ़ील्ड बहुत अच्छी है।
हाँ, ये फ़ील्ड उनके लिए ज़रूर अच्छी है, जो लड़कियाँ मॉडलिंग में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ठीक है? उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का शौक है, जिनको 18-18, 19-19 साल की लड़कियों को बड़ा शौक चढ़ता है कि हमें जाना है इस फ़ील्ड के अंदर। इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा वो है, वायरल होने के चांसेज़ हैं। हो जाते हो वायरल, 2 वे होते हैं, एक अच्छा वे होता है, एक बुरा वे होता है। मैं आपको दोनों फ़ेम बताती हूँ अपने, क्योंकि मेरे 2 वे हैं, अच्छे वे में भी गई हूँ, एक बुरे वे में भी थी, जिसका जो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा वे ये था कि ठीक है, मेरे को सेंसिबल काम करने की आदत है, वल्गैरिटी मैं करती नहीं, तो वो अच्छा वे था। और बुरा वे ये था कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अगर आपको बोला जा रहा है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कॉम्प्रोमाइज़ का मेन मीनिंग है लाइक आपको स्टे करना है किसी के साथ, ठीक है? डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो जो डिमांड करते हैं उनके साथ जाकर के नाइट स्टे करना ही करना है, तब जाकर के आपको इस फ़ील्ड में काम मिलता है। 99% काम आपको तभी मिलेगा जब इस फ़ील्ड में जाकर के आप किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ स्टे करोगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस अब मैं आगे बताती हूँ, जब मैं लुधियाना पहुँची थी शूट के लिए। लुधियाना पहुँचने के बाद डायरेक्टर का कॉल आता है, "श्वेता, मैं ना अभी रास्ते में हूँ, आप जाओ, होटल में स्टे करो, मैं आपको होटल का एड्रेस दे रहा हूँ, तो आप जाकर के वहाँ पे अपना पेमेंट कर दो, मैं आपको आकर के पेमेंट कर दूँगा।" मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वहाँ जाकर के स्टे कर चुकी थी, मतलब रूम बुक किया, रूम बुक करके मैं वहाँ रुकी। उसी टाइम मतलब रात को मैं 8:30 बजे पहुँच गई थी और 11:30 बजे के करीब डायरेक्टर का कॉल आता है, "श्वेता, मैं ना आपके पास आ रहा हूँ और आकर के ना मेरे को क्लॉथ्स दिखाना, आप कपड़े क्या-क्या लेकर के आए हो कल शूट के लिए?" मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। मेरे को लगा सिर्फ़ कपड़े देखने आए, और मुझे उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था 1% भी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो बस उस चीज़ को लेकर मैंने बुला तो लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आ रहा है कपड़े देख कर के चला जाएगा। बट वो आया, 10 मिनट बैठा, 10 मिनट रूम में ही बैठा रहा, रूम खुलवाया उन्होंने मेरे साथ 10 मिनट बैठे रहे, और रूम खुलवाने के बाद बैठने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि चलो अब कपड़े दिखाओ। मैंने कपड़े दिखाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने कि ये है, मतलब सारे क्लॉथ्स दिखाए, कल शूट के लिए मैं लेकर के आई। कह रहे ठीक है। फिर मैंने कहा सर चलो ठीक है, अब मैं सोती हूँ, बिकॉज़ कल शूट करना है, तो आप जाओ, फिर मैं मॉर्निंग आप आओगी मेरे को लेने के लिए, हम लोग फिर शूट के लिए निकल जाएँगे। तो उनकी ये लाइन थी, श्वेता ऐसे थोड़ा होता है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मैंने कहा सर फिर? कह रहे आपको पता नहीं है इस फ़ील्ड में क्या होता है? मैंने कहा मतलब आप बताओ ना खुल के क्या होता है? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा आज, तब जाकर के कल मैं आपको शूट करवाऊँगा, अदरवाइज़ मैं शूट नहीं करवाऊँगा आपको। मैंने कहा सोना पड़ेगा मतलब? प्रॉपर मैंने उनसे पूछा, सोने एक होता है नॉर्मल, चलो ठीक है एक साइड पे आप बैठे हो या सो रहे हो, समझ आता है। उनका मतलब था कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू सेट विद मी, रात को रुकना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा, तब जाकर के कल मैं आपको शूट दूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको शूट नहीं दूँगा। मैं टोटली सरप्राइज़ कि मतलब ये बोल क्या रहा है, क्योंकि सच में ही मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये सीन भी होता है। मुझे लगा था कि चलो गाने, शायद उनको मेरे अंदर टैलेंट नज़र आ गया, हाइट, पर्सनैलिटी नज़र आ गई, तो इस वज़ह से इन्होंने मुझे बुलाया है। एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। मैं तो वो सोच के बड़ी खुशी-खुशी आई थी। अब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में कि मैं घर में क्या बोलूँ, जो इतना उछल-कूद करके मैं यहाँ तक आई हूँ कि हाँ, मैं गाना करने जा रही हूँ, मैं आज वायरल हो जाऊँगी। मेरे को कुछ समझ ना आए कि मैं फैमिली में क्या एक्सप्लेन करूँ। घर पे मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। अगर घर पे बोलती, वो बोलते कि तेरे को ज़्यादा शौक चढ़ रहा है, हम तो पहले ही मना करते थे मॉडलिंग में जाना नहीं है। और मैं किसी साइड से बताने लायक नहीं थी कि मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करूँ घर पे। माइंड में कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करूँ, क्या करूँ? बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ सूझी थी, मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं, अगर मेरे को शूट इसी टाइप से करना है, तो सर ऐसा कर सकते हैं कि कल मैं आपके साथ स्टे करूँ आफ्टर शूट? मैं तो यहीं पे हूँ ना, मैं तो कहीं जा नहीं रही हूँ। बस उस टाइम माइंड में यही चीज़ चल रही थी। क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं आई हूँ तो मैं बिना शूट करे जाऊँगी तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ती हो जाएगी। और वहाँ पे घरवाले भी बोलेंगे कि क्या करने गई थी जब तेरे को मना किया था मॉडलिंग लाइन में नहीं जाना। बस उस टाइम मेरे पास एक ही चारा था। उन्होंने बोला नहीं कल आप टाल जाओगे तो क्या करूँगा? मैंने कहा नहीं सर मैं यहीं पे हूँ, शूट के बाद आपके साथ ही आना है मुझे वापस। तो मैं कैसे मैं आप कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपके साथ ही आ रही हूँ ना। तो किसी न किसी तरीके से वो पर्सन मान गए, जो डायरेक्टर था मान गया और वो चला गया। मॉर्निंग हो गई, सुबह 8 बज गए, साढ़े 8 बजे, डायरेक्टर आए ही ना, और मैं टेंशन में कि कहीं शूट के लिए मना ना कर दें मुझसे। तो साढ़े 8 बजे मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर आप आ नहीं रहे हो, मतलब ये शूट के लिए जाना है, लेट हो जाएँगे, आपने तो बोला था कॉल टाइम 9 बजे का है लास्ट। तो कहने लगे श्वेता आ रहा हूँ, आप वेट करो मैं आ रहा हूँ। करते-करते उस बंदे ने कम से कम 10 बजा दिए मेरे पास आते-आते, जानबूझ के। क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी तरह 10 बजे, 11 बजे, अगर वो मेरे को शूट पे लेके जाएँगे, पहुँचते-पहुँचते लोकेशन पे 12 बज गए। और रात को जानबूझ के उस शूट को डिले कर रहे हैं, लेट पे लेट करते जा रहे थे,
ताकि ये रात तक रुके, और रात तक रुकेगी तभी तो हम कुछ कर पाएँगे इसके साथ। वो वाला सीन था उनके साइड से। तो शूट किसी तरह डन हुआ, ले गए 12 बजे मेरा शूट शुरू हुआ, किसी तरह वो शूट को डन किया और रात के बज चुके थे 10, और मुझे भी यही टेंशन थी कि अब 10 बज गए हैं, अब मेरे साथ क्या होने वाला है? वो एक टेंशन वाला सीन था कि इस टाइम अब मेरे साथ ये क्या करेगा बंदा, मुझे नहीं पता है। तो जब 10 बजे हम वापस शूट से वापस होटल की साइड आ रहे थे, तो मैंने कहा सर आप मुझे बिठा सकते हो, वोल्वो इस टाइम चलती है, तो आप मुझे बिठा दो, घर से बार-बार फ़ोन आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर श्वेता, मैं आपको बिठा दूँगा, जो हमारा प्रॉमिस जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था वो पूरा कैसे करूँगा? मैं तो आपका शूट रिलीज़ ही नहीं होने दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, शूट आपका जो गाना है ना वो रिलीज़ नहीं होगा। तब और ज़्यादा टेंशन कि शूट भी कर लिया और गाना रिलीज़ नहीं हुआ, मैं क्या ही बोलूँगी घर जा कर के, होता है एक टेंशन। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत करके उन्हें बोला कि सर आप ना ये शूट मत करना रिलीज़ मेरी साइड से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मेरे को वोल्वो पे बिठाओ, मेरे को बार-बार कॉल आ रहे हैं, 10 बज चुके हैं, मेरे को किसी तरह जाना है कल। तो कहने लगा नहीं श्वेता, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूँगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि जो चीज़ आपने बोली है पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर आप मेरा गाना मत करो रिलीज़, मेरे को जाने दो। मतलब मैं वहाँ पे लिटरली मेरी आँखों से आँसू निकलने स्टार्ट हो गए थे कि मेरे को घर जाने दो, मेरे को नहीं करना, कोई बात नहीं, अब गाना मत रिलीज़ करो। बाय मिस्टेक मैंने उस सिंगर का नंबर ज़रूर ले लिया था ताकि मैं उनको आके फ़ोन कर सकूँ, सर आप गाना रिलीज़ करोगे कि नहीं करोगे? आप बिलीव करोगे वो गाना मेरा रिलीज़ नहीं होने दे रहा था, रियलिटी है, किसी तरह मैं वापस तो चली गई थी, लेकिन उसने मेरे को 20 दिन हो गए, 20 दिन तक वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ। एट द एंड मुझे सिंगर को पैसे देने पड़े थे कि सर आप मेरे से पैसे ले लो 10 से 15,000 जो आपको चाहिए, बस ये गाना रिलीज़ करो किसी तरह। वो पेमेंट मैंने की और वो गाना तब जाकर के रिलीज़ हुआ सिंगर को पैसे देने के बाद। अदरवाइज़ वो गाना रिलीज़ नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, हो सकता है अब तक तो मैं भी वायरल गर्ल्स के अंदर आती। मैं वायरल इसी वज़ह से नहीं हो पा रही, क्योंकि ना तो मैं वल्गैरिटी को प्रमोट करती हूँ, ना ही मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रही हूँ किसी के साथ इस लाइन के अंदर। तो मैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स मतलब मैं कर चुकी हूँ जो मेरे आज तक रिलीज़ भी नहीं हुए हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर। तो रिलीज़ होंगे भी नहीं शायद, क्योंकि मैंने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एंड वैसे तो ये लोग पहले ही बोल देते हैं एंटर करते ही कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद गाना शूट किया जाएगा, अदरवाइज़ गाना भी शूट नहीं किया जाएगा। तो इस टाइप से मतलब मैं मॉडलिंग लाइन का बता रही हूँ आपको, मॉडलिंग लाइन मेरी इस टाइप से जर्नी स्टार्ट हुई। मैं उस दिन तो किसी तरह बच करके आ गई। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं जाऊँगी ही नहीं मॉडलिंग का काम करने, चाहे कुछ हो जाए। एक बार दोबारा शूट आया किसी और के थ्रू, वो शूट था शिमला का, वो भी इसी टाइप का था जहाँ मैंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ लगाते-लगाते रुकी थी। जब तक ये एक्सपीरियंस ना हो ना, आई थिंक किसी को पता नहीं चलेगा कि लाइन कैसी है, बट मेरे एक्सपीरियंस रहे इतने बुरे कि मेरे को इस लाइन का पता लग गया। और मैंने फिर काम उन लोगों के बीच में किया, जो 7-8 सॉन्ग्स मैंने किए, उन लोगों के बीच में किए जो मेरे नॉन के लोग थे, जानकार थे, कि ठीक है जानकार, छोटे-छोटे नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं वो किए कि ठीक है मेरे एक एक्सपीरियंस बना रहे। वो जानकार थे, उन्होंने बुलाया तो मैंने वो शूट करे, नहीं तो मैं शायद वो शूट नहीं करती। बस एक शूट मेरे से फिर मिस्टेक हुई थी, किसी के कहने पे मैं चली गई थी, वो जानकार था बट जानकार ने ही मेरे को फँसा दिया था। उस शूट में शिमला के अंदर शूट था, प्रोड्यूसर ने चलते शूट के अंदर मुझे पहले पानी के अंदर कुछ मिला कर के दिया था। कुछ ड्रिंक बनाई थी उन्होंने, जबकि मैंने कहा चलो जानकार है, जानकार में तो बंदा सोचता है ना कि ठीक है इस लाइन में नॉन के लोग हैं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इवन जानकार ने ही मेरे साथ ये किया, उसने पानी के अंदर कोई चीज़ मिक्स करी थी और मिक्स करके पिला दिया और मैंने पी लिया। मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि जब जानकार है, जानकार के साथ आप बैठे हो तो आपको ये नहीं लगेगा ना कि ये कुछ गलत करेगा आपके साथ। वो चीज़ मैंने पी और उसके बाद मेरे को चक्कर आने स्टार्ट भी हो गए थे, और जब चक्कर आने शुरू हुए वो मेरे को हाथ पकड़ के रूम तक ले गए। रूम तक लेके हाँ, होश पूरा था कि हाँ, कुछ होने वाला है आपके साथ, आप जा रहे हो उसके साथ रूम में एंड कुछ ना कुछ गलत आपके साथ होने वाला है। और जब ये चीज़ क्रिएट हो रही थी मेरे साथ, मतलब उन्होंने मेरे को टच करना शुरू कर दिया था। टच करते-करते वो गलत प्राइवेट पार्ट पे टच करना जैसे ही उन्होंने शुरू किया, तो उस टाइम मैंने उन्हें स्टॉप कर दिया, उनका हाथ पकड़ लिया था कस के, चाहे मैं होश में नहीं थी बट इतना पता था कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही प्राइवेट पार्ट उन्होंने टच करने स्टार्ट किए, मैंने उनको पकड़ लिया था हाथ से। मैं द उनको भी धक्का दे कर के किसी तरह रूम से निकल गई थी। रूम खोला और साथ ही एक मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी, उनको मैंने बोला
किसी तरह उनका रूम खुलवा करके मैंने उनसे बोला कि क्या मैं आपके साथ रात को रुक सकती हूँ? मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो भी लड़की पंजाब की थी, संध्या। कभी इन फ्यूचर उसका इंटरव्यू हो तो मैं डेफ़िनेटली उनसे बात करवाऊँगी, जो मेरे साथ सीन रियल में क्रिएट हुए हैं, वो उससे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता। उसने देखा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, शुक्र है कि वो लड़की उस दिन वहाँ थी तो मैं बच गई थी उसकी वजह से। उसने देखा कि सच में इसको चक्कर आ रहे हैं और ये गिरने वाली कंडीशन में हुई पड़ी है। उसने मेरे को अपने रूम में लेके गई, पानी-वानी पिलाया, नींबू वगैरह मिक्स करके कुछ पिलाया। कह रहे मैम आपने क्या किया? मैंने कहा पता नहीं, वो सर ने मुझे कुछ पीने के लिए दिया था, मैंने पिया और उसके बाद से मुझे चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने रूम में मुझे बिठाया, बिठा करके उन्होंने रिलैक्स करवाया कि ठीक है कोई नहीं, आप यहीं पे रुको, मैं पूछ के आती हूँ सर से। वो लड़की उनसे पूछने गई, तो उनको वो सर पता है क्या कह रहे हैं, इस लड़की को बोलो मेरे कमरे में आए, मेरे कमरे में मेरे साथ स्टे करे, मैं इसको टी सीरीज के सॉन्ग दिलवाऊंगा, बस इसको बोलो कि मेरे रूम में आके आज मेरे साथ स्टे करे किसी भी तरह, मेरे को ये लड़की चाहिए। इस टाइप से उसने मतलब बोला। वो लड़की जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने आके मुझे बताया। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आता। अगर किसी लड़की को काम चाहिए इस इंडस्ट्री में तो पहले सोना क्यों पड़ेगा? ये क्या तरीका है कि अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना तो सोना पड़ेगा, अदरवाइज काम ही नहीं मिलेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए 90% लड़कियां सोती हैं। मैं इस पॉडकास्ट में क्लियर बता रही हूँ, 90% लड़कियां सोती हैं। या तो जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रोंग हो तो शायद उन्हें बहुत आसानी से काम मिल जाएगा। मेरे जैसे अगर लड़कियां हैं कुछ तो 90% सोएंगी, या तो काम छोड़ देंगी इस लाइन का। अच्छे घर की लड़कियां काम छोड़ेंगी, लेकिन जिनको वायरल होना है वो इस इंडस्ट्री में काम करेंगी करेंगी और वो जाके सोती हैं। एक के साथ नहीं, कम से कम 10-10 के साथ सोती हैं। ये भी लाइन मैं इस पॉडकास्ट में जरूर बोलूंगी। मेरे सामने ही डायरेक्टर 45 ईयर्स का, 45 साल का डायरेक्टर था, उसके कमरे में मैंने 18 साल की लड़की को जाते हुए देखा। ठीक है, अब वो नाइट स्टे पूरी उसके साथ उसने की। अकेला था डायरेक्टर और अकेली वो लड़की, तो 45 साल का वो 18 साल की लड़की। इस फील्ड के अंदर काम करने के लड़कियां 18-18 19 साल के जो नई नई फ्रेशर्स आती है वो जाके सोती हैं, उन्हें काम मिलता है और हम जैसों को काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम आगे इसका बहिष्कार करते हैं, जिसको कहते हैं ना, लाइक मना कर देते हैं, तो हमें काम मिलेगा ही। ये इंडस्ट्री ऐसी है। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे साथ चीजें हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस इंडस्ट्री के बारे में भी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो हमारी आजकल की जनरेशन है ना, उनको बहुत शौक होता है ऊपर बढ़ने का, कि हमें बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है। या तो आधे कपड़े उतार के खड़ी हो जाएंगी, वल्गैरिटी को प्रमोट करेंगी तो आगे बढ़ती है। पूरा सोशल मीडिया इसी चीज़ से भरा हुआ है। एटलीस्ट उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए, अगर आपको बढ़ना अपने टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो ना। ये क्या तरीका है, आप हाफ कपड़ों में नेक्ड खड़े हो और उसके बाद आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। सेकेंडली, जब उस प्रोड्यूसर ने उस उसकी बात अधूरी रह गई तो उसकी कंप्लीट करते, उस प्रोड्यूसर ने जो चीज़ मेरे साथ करनी चाहिए और उस लड़की को बोला आकर के कि उसको बोलो कि अगर वो मेरे साथ स्टे करेगी तो मैं उसको टी सीरीज के सॉन्ग दिलवाऊंगा। तो जब वो लड़की ने आकर मुझे बताया ना, मेकअप आर्टिस्ट ने, कि मैम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैंने कहा हाथ जुड़वा लो संध्या, उन्हें बोलो कि मेरे को काम नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप तरीके से काम करोगे तो कल शूट करेंगे, नहीं तो मेरे को शूट भी नहीं करना है। मैं शूट से भी हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे को शूट नहीं करना है। इसने जाकर के मेकअप आर्टिस्ट ने उनको बोला कि सर श्वेता मैम ऐसे-ऐसे बोल रही हैं, अगर आपको शूट करना है तो बताओ, नहीं तो मैं आज रात को ही निकल जाऊँगी। मैं टैक्सी बुक करूँगी, शिमला से मैं निकल जाऊँगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके पैसों की, ना ही किसी चीज़ की। उसने बोला नहीं इसको रोको, कल हम शूट करेंगे, हमारा पैसा लगा हुआ है। नेक्स्ट डे शूट शुरू हुआ, किसी तरह बातचीत करके नॉर्मल लाइक बातों को क्लियर करके शूट शुरू हुआ। नेक्स्ट डे नॉर्मल तरीके से शूट की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन चलते शूट के अंदर प्रोड्यूसर फिर आया। चलते शूट के अंदर उसने मेरे को फिर से मतलब कैमरे के आगे प्राइवेट पार्ट पे टच किया। उसी टाइम मैंने फिर उसका दोबारा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मैंने कस के थप्पड़ लगाया उसके मुँह पे। मैंने कहा हट जा अब तू तड़ाक पे मैं आ गई थी। मैंने कहा हट जा अब तू, अब शूट नहीं करूँगी। और मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा पैसे निकाल मेरे यहाँ पे आने के जितने चार्जेस हुए हैं सारे पैसे निकाल, नहीं तो आज तेरी मैं कंप्लेंट करूँगी। तब जाकर के जब उसने कंप्लेंट का नाम सुना ना, उसने मेरी पेमेंट करी और उसी टाइम मैंने टैक्सी बुक करी। और संध्या जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी मेरे साथ गई और एक सिंगर और आए थे, वो उनको बुलाया हमने शिमला से, वो हमें सॉरी उन्हीं की टैक्सी थी, उनकी टैक्सी बुक करके हम लोग फिर दिल्ली तक मतलब चंडीगढ़ तक आए। चंडीगढ़ से आगे फिर मैं दिल्ली आई। तो ऐसा प्रोसेस होता है इस लाइन के अंदर और ये मेरी जर्नी का पार्ट है। फिर धीरे-धीरे करके मैंने मॉडलिंग लाइन छोड़ दी। मॉडलिंग लाइन के बाद छोड़ने के बाद फिर मेरे पास कुछ एंकरिंग, जैसे मैं एक एंकर भी हूँ, मैंने आपको बताया है।
मैंने क्योंकि सिर्फ ट्रेनर लाइन से घर के खर्चे नहीं निकलते हैं, फैमिली जैसे-जैसे बढ़ती है तो मैंने धीरे-धीरे सोचा कि अब क्या करूँ? मॉडलिंग में मेरा काम नहीं बन रहा, मैं वायरल नहीं हो पा रही हूँ, ना ही मेरा कुछ प्रोफाइल सेट हो रही है और मेरे पास जो टैलेंट था मैं उसको ही यूज़ कर सकती हूँ। एट द एंड फिर मुझे एंकरिंग के ऑफर्स आए किसी अच्छी जगह से, धीरे-धीरे मैंने अपनी एंकरिंग स्टार्ट करी, जो मेरी अभी एंकरिंग का काम चल रहा है। सभी सेलिब्रिटीज़ के साथ, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं अब एंकरिंग भी कर रही हूँ और ट्रेनर का वर्क मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है, जो मैंने आपको बताया है। ट्रेनर का वर्क भी कर रही हूँ, एंकरिंग भी कर रही हूँ, डांसिंग का भी चल रहा है और जहाँ अच्छे शूट लगते हैं, जहाँ लगता है कि हाँ, ठीक है, अब अपने दिमाग को थोड़ा यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग मैं शूट करने चली जाती हूँ, जहाँ सेंसेबल होते हैं, वल्गैरिटी नहीं होती है, तो वहाँ मैं शूट करने भी जा रही हूँ। तो मेरा इस टाइम जो इस पॉडकास्ट को अगर सुन रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी लेडी, गर्ल या कुछ भी अगर समझ में आए तो ठीक है, मर्ज़ी होती है। मेरे को पता है इसमें कुछ लोग सोचेंगे ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, ये आगे बढ़ने से मना कर रही है। आगे बढ़ो, अगर तरीके से आगे बढ़ोगे तो पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है और अगर नहीं बढ़ सकते आगे, मतलब वल्गैरिटी को प्रमोट करके आधे कपड़े डाल करके सोशल मीडिया पे खड़े होकर के आगे बढ़ना तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में लड़कियां कर ही रही हैं। हर कोई नहीं करता बट 90% गर्ल्स कर रही हैं, 90% गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा ये मानना है अगर आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट के बेस पे अगर आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बढ़ सकते, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर फैमिली। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि जिनकी क्या पता उनके मन पे क्या बीतती हो। बट आज के टाइम में तो पेरेंट्स भी सपोर्ट उसी चीज़ को कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बढ़ो। सोशल मीडिया पे चाहे आधे कपड़े में बढ़ो, चाहे जैसे मर्ज़ी बढ़ो, कई पेरेंट्स आज के टाइम में ये कर रहे हैं। लेकिन अच्छी फैमिलीज़ के लोग आई थिंक ये नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कि लड़कियाँ हमारी बढ़े, लेकिन तरीके से आगे बढ़े। और हमारे देश में तो शायद इतनी सारी चीज़ें हैं मतलब आगे बढ़ने के लिए आईपीएस ऑफिसर, आईएएस हम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं बट हम करते नहीं हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से जिस किसी को भी आगे बढ़ना है, ठीक है? अपने टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो, वल्गैरिटी को प्रमोट करके आगे ना बढ़ो। थैंक यू सो मच। राधे-राधे सभी को।